हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाट, मेरा योर बायोलॉजी मेंटर। आज की संजीवनी सीरीज के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र के बारे में और साथ ही साथ कोशिका विभाजन की कुछ बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो दो शब्द जो है वो बहुत बार आते हैं। एक होता है बच्चों सेल साइकिल और दूसरा आता है यहाँ पर सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? अगर हम लोग कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? तो ध्यान रखना बच्चों, कोशिका विभाजन जो होता है वो सिंपली वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। यानी कि बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक कोशिका जो है वो दो कोशिका के अंदर बदल जाती है। क्यों जरूरी है ये सेल डिवीजन का होना या कोशिका विभाजन का होना? तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है, इतने छोटे से शिशु से इतना बड़ा एडल्ट जो बन रहा है, वयस्क जो बन रहा है, कैसे बना? वो सेल ग्रोथ की वजह से बना। डेवलपमेंट किसी का हो रहा है तो कैसे हो रहा है बच्चों? वही सेल ग्रोथ की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग बात करें मरम्मत की, रिपेयर की, जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाती है तो वापस से मरम्मत करने का काम किसके द्वारा होता है? इसी सेल डिवीजन के द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करें कोशिका जो है वो मर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ले लो आरबीसी। आरबीसी जो है वो हर 120 दिन बाद में मर जाती है, तो वापस से नई कोशिका बनाने के लिए भी यही सेल डिवीजन जो है वो काम आता है। और सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन क्या होता है बच्चों? तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसके अंदर जीनोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। यानी कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या हो रहा है बच्चों? डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो जाता है। इसके अंदर ही बच्चों जीनोम तो डुप्लीकेट हो ही रहा है जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, साथ ही साथ कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग जो होते हैं बच्चों, वो भी क्या हो जा रहे हैं? डबल हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो भी क्या हो जाता है बच्चों? वो भी बढ़ जाता है। और ये सभी चीजें जो है वो कहां पर देखने को मिलती है? सेल डिवीजन के दौरान देखने को मिलती है। अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो उसे हम लोग एक चक्र के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, जिसके अंदर दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखना, सेल साइकिल के अंदर मुख्य तौर पर दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है अंतरावस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, और एक होती है बच्चों एम फेज। एक क्या हो जाता है? एम फेज होता है, जिसे हम लोग माइटोटिक फेज बोलते हैं या समसूत्री अवस्था के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। बात करें अगर हम लोग इंटरफेस की, तो बच्चों यहाँ पर इंटरफेस के अंदर क्या होता है? इंटरफेस के अंदर तैयारियां होती हैं। अब देखो बच्चों, आप सभी लोग जाकर के एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो एक पर्टिकुलर डे पर जाकर के दोगे। मान लो उदाहरण के लिए कि 4 अप्रैल को आपका पेपर है। उस 4 अप्रैल को पेपर देने की तैयारियां जो है, उसकी प्रिपरेशन जो है वो आप कितने लंबे से समय से कर रहे हो बच्चों? 1 साल से, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो वो जो तैयारी वाला फेज होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये क्या होता है बच्चों? प्रिपरेटरी फेज होता है। यहाँ पर क्या की जाती है बच्चों? तो यहाँ पर तैयारी की जाती है। भैया किसकी तैयारी चल रही है? हम तो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी तैयारी होती है बच्चों? तो सेल डिवाइड होने की तैयारी होती है। मतलब सेल डिवीजन से पहले 1 से 2 कोशिका हमें बनानी है, डबल करनी है सब चीज। सेल ऑर्गेनेलीज बनानी है, साइटोप्लाज्म बनाना है, अनुवांशिक पदार्थ बनाना है। कहाँ पर बन रहा है? सभी की सभी चीजें जो है वो तैयार है। यहाँ पर सब्जी बनाने से पहले जितनी भी सारी चीजें चाहिए होती हैं उन सबको तैयार कर लेते हैं, और फिर हमें क्या करना है? सब्जी को छोकना है, मसाला डालना है, हिलाना है। तो वो जो डिवीजन वाला फेज होता है बच्चों, वो होता है एम फेज। तो यहाँ पर क्या होता है? डिवीजन होता है, या हम कह सकते हैं विभाजन जो होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनने की प्रक्रिया जो होती है वो एम फेज के अंदर होती है। अब देखते हैं इस कोशिका चक्र के अंदर कितनी अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, सिर्फ एक डायग्राम जो है वो आपकी सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देगा। सिर्फ एक डायग्राम बच्चों, और ये डायग्राम जो है वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अगर हम लोग बात करें सेल साइकिल की, तो एक जल्दी से आप लोग मेरे साथ में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर इसे हम लोग अलग अलग फेसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है जीवन फेज। हालांकि जीवन फेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पर यहाँ पर मैंने सेल साइकिल के अंदर थोड़ा सा बड़ा छोटा बनाया है, ताकि मैं चीजें जो है वो यहाँ पर अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है बच्चों, टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये नहीं बनाया है, प्लीज ध्यान देना। और यहाँ पर इसे हम लोग वापस से विभाजित कर सकते हैं अलग अलग फेज में।
अब यहाँ पर देखना बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीवन फेज की, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, जीवन फेज के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जीवन फेज को कहा जाता है बच्चों गैप 1 फेज। इसका क्या नाम होता है, गैप 1 फेज कहा जाता है, गैप 1 अवस्था इसे कहा जाता है। क्या होता है यहाँ पर, तो बच्चों ध्यान रखना, जीवन से लेकर के G2 तक, कहां से लेकर के कहां तक, जीवन से लेकर के G2 तक, ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है इंटरफेज। क्या होता है ये इंटरफेज होता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर क्या होती है बच्चों, तैयारियां होती हैं। किसकी तैयारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के चीजों की तैयारियां होती हैं। एस फेज जो होता है वो सिंथेसिस फेज होता है। इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो जीवन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की जितनी भी जरूरत वाली चीजें हैं वो सारी की सारी कहां पर बन जाती है बच्चों, G1 के अंदर बन जाती है। और यहां पर ध्यान रखना, गैप 1 फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन बनता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरी बात बच्चों, जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं उनके अंदर से ज्यादातर सेल ऑर्गेनलीज, मैक्सिमम ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज यहां पर ही बन जाते हैं। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनलीज यानी कि कोशिकांगों की जो जरूरत पड़ने वाली है सेल डबलिंग के लिए, उनका भी सिंथेसिस जो है वो बच्चों यहां पर ही हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी, अब यहां पर देखना बच्चों, जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैंने लिखा है ना, ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर काम आएंगे, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम सेल ऑर्गेनलीज जो है वो जीवन फेज के अंदर ही बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहां पर ही बच्चों, सेल की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। सेल साइज इंक्रीजेस, क्यों हो रही है बच्चों सेल की साइज इंक्रीज, क्योंकि चीजें जो है वो डबल हो रही हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों वो भी बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य जो है वो भी बढ़ रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखना बच्चों, एक और अवस्था होती है, ध्यान देना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अवस्था होती है बच्चों जिसे हम लोग बोल देते हैं G0 फेज। G0 फेज कहा जाता है, ऐसे सुप्त अवस्था कहा जाता है। अगर कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है तो कोशिका को सुप्त अवस्था में यानी कि G0 क्विसेंट स्टेज के अंदर भेज दिया जाता है। वापस से जब उसे डिवीजन करना होगा तो वो उस फेज में से निकल करके वापस आ जाएगी जीवन के अंदर। और G0 के अंदर ऐसी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो हार्ट सेल्स यानी कि हृदय की कोशिका, तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल्स। हार्ट सेल और नर्व सेल ऐसी सेल्स हैं जो कभी भी विभाजन नहीं करेगी, पर बच्चों ध्यान रखना कि ये उपापचयी तौर पर सक्रिय होती हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि विभाजन नहीं कर रही हैं तो ये डेड सेल है, नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ होता है। यहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं। G0 के अंदर पाई जाने वाली हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। जितनी भी सेल G0 स्टेज में होगी वो सारी की सारी उपापचयी तौर पर सक्रिय होती हैं। बात करते हैं हम लोग बच्चों एस फेज की, तो यहाँ पर ध्यान देना, एस फेज जो होता है उसे हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, तो इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण जो है वो हो जाता है। डीएनए डबलिंग इसी फेज के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो डीएनए के साथ में जुड़े हुए प्रोटीन यानी कि हिस्टोन जो होते हैं वो भी इसी के अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसका भी रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज के अंदर ही हो जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों यहां पर ध्यान देना, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो होते हैं यानी कि तारक काय और तारक केंद्र जो होते हैं वो भी यहां पर ही रेप्लिकेट हो रहे हैं। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल यहां पर ही बच्चों डबल हो जाते हैं। ये बात हो गई एस फेज की, जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर G2 पर। देखो G2 में वे सारी चीजों की तैयारियां होगी जो कहां पर चाहिए होती है बच्चों, जो M फेज के लिए चाहिए होती है। M फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन जो चाहिएंगे वो सारे के सारे कहां पर सिंथेसाइज हो जाते हैं, गैप 2 फेज के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसे गैप 2 फेज कहते हैं। यहां पर ही बच्चों आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर जो बन जाते हैं वो बने हुए होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। तो जो टिब्यूलिन प्रोटीन होता है वो भी यहां पर ही सिंथेसाइज होता है। टिब्यूलिन प्रोटीन भी यहां पर ही बनता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई G2 फेज की। बात करते हैं बच्चों M फेज की। अगर हम लोग M फेज के अंदर बात करें तो सबसे पहला फेज आ जाता है प्रोफेज, दूसरा फेज आ जाता है बच्चों मेटाफेज, तीसरा फेज आ जाता है एनाफेज,
चौथा आ जाता है टीलोफेज, और यहां पर ये आ जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाता है बच्चों? साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक की जो अवस्था होती है इसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस होती है। मतलब प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो डबल हो जाता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और काइनेसिस का मतलब होता है डबल हो जाना। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, केंद्रक जो होता है वो डबल हो जाता है। और साइटोप्लाज्म में बच्चों डिवाइड, डबल की बात है बच्चों की डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन होगा, ये याद रखना। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है वो विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो एम फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों? डिवीजन देखने को मिलता है। कोशिका जो होती है वो एक सेल से दो सेल के अंदर बदल जाती है। बात करते हैं हम लोग दो और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें, मनुष्य के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे कोशिका चक्र के अंदर बच्चों 24 घंटे का समय लगता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें ईस्ट के अंदर, तो इसके अंदर 90 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अगर मैं उदाहरण ले रही हूँ ह्यूमंस का, मनुष्य का, तो मनुष्य के कोशिका चक्र के अंदर 24 घंटे का समय लग रहा है। उसमें से 23 घंटे जो होते हैं वो बच्चों इंटरफेज के लिए लगते हैं। 23 घंटे मतलब 95 to 99% का समय जो है वो इंटरफेज में लगता है, और बहुत ही कम समय बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय जो है वो डिवीजन में यानी कि एम फेज के लिए लगता है। सेम बात जो है वो ईस्ट के लिए भी अप्लाई होती है। एक और बात याद रख लेना बच्चों कि ये वाला जो सेल साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ये सिस्टम काम नहीं करता है। तो अगर आप लोगों से बैक्टीरिया का उदाहरण देकर के पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कब होता है, तो आप लोग उसका एस फेज अगर आंसर लिखोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के अंदर से पहले ही होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है, विखंडन होता है, और विखंडन से पहले ही बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि इस फ्री सीरीज का फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सके। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।